रिया, वॉइस आ रही है मेरी? यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आ रही है ना? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस नए चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या है, चैप्टर 7 है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर पे क्या क्या बताया गया है। देखो, चैप्टर 7 है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पे जनरली आपको दो चीजें जाननी होंगी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन पे जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। आप सब इस बात को जानते हैं। और जो राइट वाला पोर्शन होता है, राइट वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात हमको पता है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो एक हमारा रिएक्टेंट होता है और एक हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेते हुए ही आपको जो कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का वो समझना है। होता क्या है, देखो, जब किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। कंसंट्रेशन से यहाँ पे मतलब है कि आखिर मैंने कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया और मेरा आफ्टर केमिकल रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना। जैसे सपोज मान लो मैंने 10 मोल का हाइड्रोजन लिया और 10 मोल के Cl2 के साथ इसका रिएक्शन कराया तो मेरे पास दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के आए। और ये जो दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे इसमें 10 मोल का हाइड्रोजन प्रेजेंट था और 10 मोल का क्या प्रेजेंट था, क्लोरीन प्रेजेंट था। मतलब इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसको बता रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बता रहा है। तो देखो, इनिशियली तो ये 10 मोल का था और ये Cl भी 10 मोल का था। अब धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो जब वो रिएक्ट करेगा तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होते जाएंगे, मिक्स होते जाएंगे। तो इसका कंसंट्रेशन जैसे ही इसका मिक्सिंग स्टार्ट होता है ना तो ये कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब दो चीजों को अगर मुझे मिलाना होगा तो उन दो चीजों को जब मिलाऊंगी तो उसका जो एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, ये बोला मैंने कि जैसे जैसे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते जाते हैं ना तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब देखो, आपने लिया वाटर और वाटर पे जैसे आप मिक्स कर रहे हो लेमन को, ठीक है, जैसे लेमोनेड बनाते हैं उसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, लेमन को, ठीक है। तो जब आप वाटर और लेमन को मिक्स करोगे तो जब मैंने खाली लेमन लिया था, मान लीजिए मेरे पास सिर्फ लेमन का जो जूस था वो इतना था, ठीक है,
इतना जूस था और वाटर मेरे पास इतना था, ठीक है। ये वाटर का कंसंट्रेशन है, मतलब इसमें अभी सिर्फ क्या है, वाटर 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 यही चीज प्रेजेंट है, और इसमें ओनली क्या प्रेजेंट है, लेमन मतलब सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ये मान के चलो। अब जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी तो इसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा और सम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, लेमन प्रेजेंट होगा। मतलब जो लेमन था उसने वाटर के साथ क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया। तो एक्चुअल में इसका जो कंसंट्रेशन था, जब वो अदर रिएक्टेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। हो सकता है पहले इतने अमाउंट ऑफ हमारे लेमन ने रिएक्ट किया होगा, फिर हो सकता है कि इतने अमाउंट ऑफ लेमन ने रिएक्ट किया हो, फिर हो सकता है कि इतने अमाउंट ऑफ लेमन ने क्या किया हो, रिएक्ट किया हो। तो धीरे धीरे लेमन और वाटर जैसे जैसे रिएक्ट करते जा रहे हैं, उनका ओरिजिनल जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अब प्रोडक्ट बनता जा रहा है उनसे। तो सेम एज जब हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो दो रिएक्टेंट अगर हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो उन रिएक्टेंट का जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाता है, और वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब लेफ्ट वाली चीज जो रिएक्टेंट के साइड पे है वो क्या होती जाती है, लेस होती जाती है। लेस होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट को बना रही है, तो प्रोडक्ट तो बनता जाएगा तो इसका क्वांटिटी क्या होता जाएगा, मोर होता जाएगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर द टाइम कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आफ्टर द टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो इतनी बात तो हमको समझ आ गई। लेकिन होता क्या है, देखो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन जो है वो कैसा रहेगा, बोला जा रहा है अनचेंज्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखो सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया गया है, ये मेरा वाटर है, ठीक है। वाटर को मैंने, ये वाटर मेरा सॉलिड स्टेट में है, मतलब आइस के फॉर्म पे है, और मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। टेम्परेचर प्रोवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट होगा, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लिक्विड मतलब जो हमारा नॉर्मल वाटर होगा उसमें कन्वर्ट होगा। अब देखो सॉलिड था, सॉलिड को टेम्परेचर मिला तो धीरे धीरे सॉलिड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये वाटर हीट को गेन करता जाएगा लिक्विड का अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसा आया कि मैंने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फिर से मैं ये इसका कौन सा प्रोसेस कर रही हूँ, कूलिंग का प्रोसेस कर रही हूँ। मतलब इसको फिर से मैं क्या करते जा रही हूँ, ठंडा करती जा रही हूँ। एक साइड से टेम्परेचर दे रही हूँ, दूसरे साइड से उसको ठंडा करते जा रही हूँ। तो होगा क्या, वाटर मेरा कुछ टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड से फिर वो किस में कन्वर्ट होते जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और ये इस टाइम के बाद मतलब इनिशियली तो एक चेंज आपको दिखेगा और उसके बाद वो चेंज आपको नहीं दिखेगा। मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, सॉलिड में। मतलब इंटर एक्सचेंज का इसमें प्रोसेस हो रहा है, और एक्चुअल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है। तो वो हमारा कौन सा कंडीशन हो जाता है, अनचेंज्ड कंडीशन। इनिशियली तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंजेस हो करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं जब जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट होने लगता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। तो कुछ टाइम के बाद अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं कंसंट्रेशन में वो कैसे रह जाते हैं, अनचेंज्ड रह जाते हैं। और उसी अनचेंज्ड कंडीशन को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर
इरिवर्सिबल है, मतलब वो रिवर्स होके नहीं आएगा, तो वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब पूरी तरीके से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसमें डिक्रीज हो गया और प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, फॉर्म हो गया। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। प्रोडक्ट बनने के बाद वो दोबारा से क्या बनाना चाहते हैं, रिएक्टेंट को बनाना चाहते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट कंटिन्यूसली बनता रहता है। तो उनका जो चेंजेस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो चेंजेस कंडीशन होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। और उसी कांस्टेंट कंडीशन को यहाँ पे क्या बोला गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो रेट है वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। और उसी रेट को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा या दोबारा ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो हीट को एब्सॉर्ब करके आपका जो वाटर है वो क्या बनाता जा रहा है, वेपर बनाता जा रहा है। और वेपर आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस क्या बनता जा रहा है, लिक्विड बनता जा रहा है। आपने देखा होगा जब किसी पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसमें से आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट क्या निकलने लगता है, वेपर निकलने लगता है। वो वेपर कंटेनर के कैप पे जाके कलेक्ट हो जाता है। और फिर कलेक्ट होने के बाद जब उस कैप को उठाओगे आप तो वहां से क्या निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है। दैट मीन्स वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करता जाता है। तो किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है तो आफ्टर कंडेंसेशन प्रोसेस वो दोबारा से क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। मतलब लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड, यहाँ पे क्या होता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि लिक्विड से वेपर बनने की रेट और वेपर से लिक्विड बनने की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो एज अ एग्जाम्पल केमिकल इक्विलिब्रियम को शो करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से फिर हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा प्रोडक्ट से क्या बनने लगता है, रिएक्टेंट बनने लगता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने की रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होने की रेट जब क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको इस चैप्टर पे पढ़ना है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम पे प्रेजेंट हो सकता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मेजर किया जा सकता है। इस वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी को मेजरेबल प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। ये मेजरेबल प्रॉपर्टी आपकी कौन कौन सी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, कलर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। ठीक है, और कुछ चीजें हो सकती हैं। और हम बोले कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
अब देखो, एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन होता क्या है, मैंने बोला रिएक्टेंट का जो रेट है और प्रोडक्ट का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा होगा और जब हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बना रहा होता है तो इसको बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इन एनी केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास दो केमिकल इक्वेशन होते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन पे होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके जो मेजरेबल फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर एंड डेंसिटी होती है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर आप जो डिस्कस करोगे वो आपका कौन कौन सा प्रोसेस होगा, कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल प्रोसेस होगा। केमिकल प्रोसेस होगा तो उसको आप केमिकल रिएक्शन बोलोगे और फिजिकल प्रोसेस होगा तो उसको आप फिजिकल रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, और केमिकल और फिजिकल दोनों ही टाइप के रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो जनरेट हो सकता है। फिजिकल रिएक्शन जिसको आप इजीली सी कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन जो इंटरनली किसी भी केमिकल में चेंजेस को बताता है उसको हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म पे क्या करते हैं, शो करते हैं। जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और उन फैक्टर्स के बारे में भी हम इस चैप्टर पे देखेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, जिन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया वही सारी चीजें इस पे अटैक करेंगी। क्योंकि सिस्टम पे अगर कोई चेंजेस जनरेट कर सकता है तो वो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और मीडियम होता है। आप सब इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से हमको ये बात पता चल गई कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट या फिर अनचेंजेबल हो जाती है। तो उसी कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये फिजिकली या फिजिकल रिएक्शन में भी हमको दिखाई देता है और केमिकल रिएक्शन पे भी दिखाई देता है। इसके अलावा इस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देन फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस पे आते हैं। हम सभी जानते हैं कि नेचर पे ज्यादातर चीजें या सभी चीजें बोला जाए किससे बनी होती हैं, मैटर से बनी होती हैं। हमारा 5th चैप्टर जो चल रहा है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो मैटर है वो कितने फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जनरली जो मैटर होते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं एनटीपी की बात करूं तो नॉर्मल वाटर को मैं बोलूं तो नॉर्मल वाटर एनटीपी पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर को मैं चेंज कर दूं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ज्यादा चेंज कर दूं तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब मैटर का एनटीपी के बेसिस पे अगर एग्जिस्टेंस देखे तो पर्टिकुलर हर एक मैटर का अपना अपना एक एग्जिस्टेंस होगा और मैटर 3 ही स्टेट में एग्जिस्ट करने की एबिलिटी को रखेगा। एक आपका लिक्विड हो जाएगा, एक आपका सॉलिड हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा। तो इन्हीं सारे कंडीशन में हम टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों में चेंजेस क्रिएट करके सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को वेपर बना सकते हैं, वेपर को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उनके फिजिकल स्टेट को एक दूसरे के अंडर पे क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। किसके बेसिस पर, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस करके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशन देखिए बताए गए हैं और ये जो डबल एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस फॉर्म पे, डबल एरो, इसी को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, इक्विलिब्रियम का, कि कब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट कैसा है, इक्वल है, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, मतलब सॉलिड को टेम्परेचर गिव करके मैं लिक्विड बना सकती हूँ, और लिक्विड का अगर कूलिंग का प्रोसेस करके मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये एक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है। सेकेंड इसमें बताया गया है कि हम लिक्विड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस है और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते जाओगे तो टेम्परेचर को गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही वेपर फिर आप उसको कूलिंग का प्रोसेस करोगे जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाता है। इसके अलावा हम सॉलिड से गैस बना सकते हैं। सॉलिड से गैस बनाने का जो प्रोसेस होता है, आप इसको कैम्फर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कैम्फर नेचर के कॉन्टेक्ट, उसको दोबारा सॉलिड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी कंटेनर के अंदर उस प्रोसेस को करेंगे तो उसको दोबारा से हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड और गैस, ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस बोलते हैं, इसको भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस, मतलब किसी गैस पे सॉलिड का कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उनमें भी इक्विलिब्रियम जनरेट हो सकता है। और गैस और लिक्विड इन अ गैस, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवर्सिबल। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ हमको उसी केमिकल इक्वेशन पे मिलेगा जो किस टाइप की हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहले होंगी और उसके बाद वो कौन सा डायरेक्शन पे होंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे होंगी। तो इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होती हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को शो नहीं करती हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो सकती हैं, वही केमिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को क्या कर सकती हैं, शो कर सकती हैं। उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इतनी बात तो हमने जान ली कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है। जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और जैसे एक कंडीशन ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है उनके चेंज होने की जो रेट है वो इक्वल हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी, और जिस कंडीशन पर वो कांस्टेंट हो गई उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्म पे शो करते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम मैटर जो होते हैं हमारे, उनके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो स्टेट होते हैं उनके बीच में चेंजेस को बता सकता है, और वही जो है एक फिजिकल रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन बताया गया है वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यहाँ पर सॉलिड का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको मेल्ट करेंगे। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेल्ट कैसे किया जा सकता है, जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनके बॉन्ड को डिसोसिएट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उनको जो भी हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनके बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हीट प्रोवाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को एब्सॉर्ब करके एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही वो हीट को एब्सॉर्ब करके एक्टिव हो जाते हैं उनमें कोलिजन या वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और उस वाइब्रेशन के थ्रू उनके बीच में बना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं उन वाइब्रेशंस की वजह से, और पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से सेपरेट हो जाएंगे। और जैसे ही पार्टिकल्स सेपरेट हो गए, मतलब उसका जो क्लोज्ड पैकिंग का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। और जैसे ही क्लोज्ड पैकिंग का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंजेस आ गया, और जैसे ही उसमें चेंजेस आ गया दैट मींस ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर मुझे क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसका मेल्टिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। मेल्टिंग का प्रोसेस मतलब मुझे उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं उसको हीट प्रोवाइड करूंगी तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग बोला जाता है। ठीक है, अब मेल्ट करने के बाद मुझे लिक्विड मिल गया, और वही लिक्विड को मुझे रिवर्सिबल पाथ पे रिएक्शन कराना है। तो रिवर्सिबल पाथ पे रिएक्शन कराने के लिए मुझे लिक्विड को किसमें चेंज करना होगा, सॉलिड में चेंज करना होगा। तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए मुझे उसके टेम्परेचर को क्या करते जाना है, कम करते जाना है। मतलब अब मुझे उसका कूलिंग का प्रोसेस करते जाना है। तो जैसे जैसे मैं उसको कूल करती हूँ और मेरा लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता जाता है, मतलब वो फ्रिज होता जा रहा है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग का प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मेल्टिंग बोला जाता है, और किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग बोला जाता है। और ये दोनों प्रोसेस अगर किसी मेटल पे साथ में हो रहे होंगे तो उनमें क्या जनरेट हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वो जनरेट हो जाएगा। ऐसा एग्जांपल इसमें बताया गया है आइस के बारे में। आइस आप सभी जानते हैं, जब इनिशियली अगर देखा जाए तो वो कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। मतलब आइस मेरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अब मुझे आइस को मेल्ट करना है। जैसे ही आइस को फ्रिज से निकाल के नेचर के कांटेक्ट में रखोगे तो नेचर से वो क्या करेगा, नेचर से जितना भी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या हीट उसको मिल रहा है, उस टेम्परेचर या हीट को वो क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ही उसने हीट को एब्सॉर्ब किया, उसके पार्टिकल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन के थ्रू उनके बीच में बना जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड टूटा, मतलब उसके फिजिकल स्टेट में चेंज आना स्टार्ट हो गया। समझ गए? तो ये होता है हमारा मेल्टिंग का प्रोसेस, जिसमें हम आइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट अ 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 273 केल्विन टेम्परेचर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की यहाँ पे बात की जा रही है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर जो आपका लिक्विड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता जाता है। मतलब पहले उसके पास जितना भी टेम्परेचर था, जैसे मान लो 60 डिग्री था, 40 डिग्री था, 30 डिग्री था, उसके बाद 15 में कन्वर्ट हुआ, देन 10 में कन्वर्ट हुआ, देन 5 में, फिर 2 में, फिर 1 पे, देन 0। ऐसे करते करते मैंने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाऊंगी, वैसे वैसे होता क्या जाएगा, हीट जो है, जो कि उन पार्टिकल्स में प्रेजेंट था, कहाँ से आया वो हीट, जब मैंने उसको मेल्ट किया। ठीक है, लेकिन अब मैं उसी हीट को क्या करते जा रही हूँ, बाहर निकालते जा रही हूँ। तो जैसे जैसे हीट बाहर निकलते जाएगा, पार्टिकल का जो एक्टिवनेस था वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वो उनका एक्टिवनेस कम होता जाएगा, वो क्या होते जाएंगे, इनएक्टिव होते जाएंगे। और इनएक्टिव होने की वजह से वो अपने आप को एक्टिव करने के लिए एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। जब वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, उसी टाइम पर वो क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। और जैसे ही वो बाइंड हो जाएंगे, उनका फिजिकल स्टेट लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी को बोला जाता है क्या, फ्रीजिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जैसे हमारे पास सॉलिड है और मुझे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती हूँ थ्रू अ हीटिंग प्रोसेस, जिसको मेल्टिंग बोला जाएगा। और जो लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ थ्रू अ कूलिंग प्रोसेस, जिसको फ्रीजिंग बोला जाएगा। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ करेंगे, सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का काम एट अ 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस कंडीशन पर उन दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कंडीशन जनरेट होता है, उसको बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनने की रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब आइस का मेल्ट होना, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का फ्रिज होना, ये दोनों ही वैल्यू सेम हो जाती है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, या जीरो हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं। और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, डेल्टा जी से। मतलब जब हमारे रेट ऑफ फ्यूजन और फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये दोनों रेट इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पर जो फ्री एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब ना तो किसी ने हीट को गेन किया और ना ही किसी ने हीट को रिलीज किया। और अगर कोई हीट को गेन कर रहा है तो जितने अमाउंट ऑफ हीट को वो गेन कर रहा है उतने अमाउंट ऑफ हीट को ही वो रिलीज कर रहा है। सपोज मान लो जो आइस है उसने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या किया, गेन किया, तो जब वो लिक्विड से फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसी 10 डिग्री सेल्सियस को वो फिर से क्या कर देगा, नेचर में एमिट कर देगा। और जैसे ही वो उसको नेचर में एमिट कर देगा, क्या होगा, जितना हीट उसने लिया था उतना ही हीट उसने नेचर को क्या कर दिया, एमिट कर दिया, तो उसके पास बचा क्या, जीरो, कोई भी हीट नहीं बची। तो उसी को बोलते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज, जिसको डेल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चेंज का सिंबल है। और डेल जी, जी किसको बोला जाता है, फ्री एनर्जी को बोला जाता है। आप 5th या 6th चैप्टर में पढ़ेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू जीरो हो जाती है। कब, जब हमारा टेम्परेचर कितना हो, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर जब हमारा प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। अगर डेल जी का वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव होता है, तब टेम्परेचर को क्या माना जाता है, वो 273 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। इस बात को समझिएगा। जब हमारे डेल जी का वैल्यू, हाँ आ रही, डेल जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन इन अ केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। तो उसको क्या बोला जाएगा, तब फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी है, डेल जी इज इक्वल जीरो। लेकिन अगर डेल जी का वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव हो सकता है। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है, मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर डेल जी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि डेल जी का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर है विच कन्वर्ट द वाटर टू आइस, को वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।